साथियों, मैंने आपको बताया था कि हमने आईसीटी की सीरीज के साथ DIN डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज भी शुरू करी है ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, एक एक वीडियो रोज आपको मिल जाए। तो उसी सीरीज में 5 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए। 6 क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। एक आंकड़ों के समुच्चय में किसी अंत्य मान को जो शेष आंकड़ों की तुलना में या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, अधिकता, बहिर्वासी, अंत्य और बाहरी। ये 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है साथियों। बी आंसर रहेगा। एक आंकड़ों के समुच्चय में किसी अंत्य मान को जो शेष आंकड़ों की तुलना में या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, बहिर्वासी आउटलेयर कहलाता है साथियों। आउटलेयर निकटतम डेटा बिंदु और डेटा ग्राफ या डेटा सेट में शेष पड़ोसी सह मौजूदा मानों के सापेक्ष एक अत्यंत उच्च या अत्यंत निम्न डेटा बिंदु है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। यह चरम मान होते हैं जो किसी डेटा सेट या ग्राफ में मानों के समग्र पैटर्न में बहुत अलग होते हैं। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बने रहिए साथियों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंट यहाँ दिख नहीं रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? गुणात्मक, मानकीय, स्थानिक या संख्यात्मक। साथियों, JRF के इसमें नेट JRF जून 2011 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना पुराना क्वेश्चन आप जरूर करना, दोबारा आ सकता है क्योंकि नहीं याद रहता किसी को कि 11 के बाद 24 में 13 साल पुराना क्वेश्चन हो जाता है। सी आंसर रहेगा साथियों, गुणात्मक, मानकीय तथा संख्यात्मक आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित है, जबकि स्थानिक नहीं सम्मिलित है। तो आंसर क्या रहेगा साथियों? सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है? ए प्रशासनिक दस्तावेज, बी जनगणना, सी GIS और डी न्यायाधीश सर्वेक्षण। जून 2011 में आया ये भी क्वेश्चन। डी रहेगा आंसर इसका। प्रशासनिक दस्तावेज, जनगणना, GIS आंकड़ों का स्रोत है, जबकि न्यायाधीश सामाजिक अनुसंधान के अभिकल्प का प्रथम पद है, यानी डिजाइन का प्रथम पद है। अनुसंधानकर्ता के लिए ऐसा संभव नहीं है कि वह पूरी जनसंख्या को लेकर अपना अनुसंधान करे, इसलिए वह सैंपलिंग या न्यायाधीश का चयन करता है। ठीक है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। देखिए निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन सा है? सबसे पुराना। नेशनल सैंपल सर्वे, कृषि संबंधी आंकड़े, सी है जनगणना और डी है आवश्यक आंकड़े। 2010 में आया क्वेश्चन है ये आंसर रहेगा इसका। भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत नेशनल सैंपल सर्वे है। भारत में नियमित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, ये नोट करते रहिए साथियों साथ साथ जो भी NT के बीच में जो डिस्क्रिप्शन दिए क्वेश्चन है। सन 1950 में भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ये नोट कर लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है, नया क्वेश्चन बनाएगा कि नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन है, उसकी स्थापना कब की गई? 1950 में। ठीक है साथियों। और इसके बाद देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये शॉर्ट में भी दिया NSSO, ये भी आ सकता है उसकी फुल फॉर्म। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को तैयार करिए कि एक कर्मचारी भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा यानी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त किए हैं। NSSO के 4 डिवीजन हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए साथियों।
कौन कौन से डिवीजन है? पहला देखिए साथियों, ये सर्वेक्षण डिज़ाइन और अनुसंधान प्रभाग SDRD। दूसरा है फील्ड संचालन प्रभाग FOD। तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन DPD। और फोर्थ है समन्वय और प्रकाशन प्रभाग CPD। साथियों ये था आपका क्वेश्चन, बहुत बड़ी है, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्रिप्शन जो आपने पढ़ी है इसको जरूर नोट करना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके 2-3, हो सकता है कि दोबारा नहीं में ऐसा आ जाए, कुछ भी हो सकता है साथियों, NT के एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन था ये साथियों। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समष्टि सूचना पैरामीटर है और जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स या समष्टि, अनुमान, प्रतिचयन, अभिकल्प या सांख्यिकी। साथियों जो 2013 दिसंबर में क्वेश्चन है, डी आएगा। सांख्यिकी वह विधा है जिसमें ढेर सारे आंकड़ों या सैंपल को आसानी से सूचीबद्ध एवं वर्गीकृत सूचीबद्ध किया जा सकता है तथा उन्हें उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार उनकी गणना करना आसान हो जाता है। इस बार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, गुणों के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मात्रात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण या कालानुक्रमिक वर्गीकरण। 2020 में आया क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के लिए। ये देखिए साथियों, बी आंसर रहेगा एकत्रित एक चित्र समंको या आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है, जैसे ईमानदारी, शिक्षा आदि। ऐसे गुणों को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। मात्रात्मक वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक समीकरण वर्गीकरण कहलाता है। जैसे 4 में 100 छात्रों के गणित के प्राप्त अंकों का मात्रात्मक वर्गीकरण दिखाया गया है। भौगोलिक वर्गीकरण ऐसे समंक जिन्हें कि भौगोलिक अथवा स्थान विशेष से संबंधित भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता हो, अर्थात एकत्रित आंकड़ों को राज्य, जिला आदि क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत करना ही भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण समय के अनुसार तथ्यात्मक जानकारी की कार्रवाई का सटीक तरीका है। उदाहरण के लिए 1971 से 2011 तक भारत में निवासियों की संख्या का वर्गीकरण। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ में इस वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू। बने रहिए ऑनलाइन अकेडमी के साथ।